हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर शाम के बज रहे हैं 4 और आज हम लोग अपने हैं डे 14 में। और बहुत दिनों बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोबारा से अपने अकाउंटिंग जैसे चैप्टर को। ठीक है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो गलत सोच रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कौन सा सर चैप्टर है? शेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं शेयर जैसे चैप्टर को। तो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सर कुछ टर्म्स है नहीं समझ आ रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, ये सारी चीजें। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम जैसी नहीं है। ठीक है, हम लोग नेचुरल पर्सन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब अपने ओनर से वो अलग होती है। ठीक है, कंपनी खुद के बिहाफ पे काम करती है। कंपनी अलग है और उसके ओनर्स अलग हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये हमें बताता है। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का ये मतलब है किसी के आने और जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन सील सर, इसका कोई एक अपना कॉमन साइन होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन, वैसे तुमने ये सारी चीजें पढ़ ही रखी होंगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले बताया गया द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी is issued by the registrar of a company as per procedure guidelines given in the Company Act. The law consider a company as an artificial legal person. Simply यहाँ पे ये बोला गया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब कंपनी फॉर्म होती है, जिस डेट पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम नाम देते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज, स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो हमें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कंपनी एक्ट 2013 इसका एक पर्टिकुलर लॉ होता है। पहले कौन सा हुआ करता था सर? 1956 हुआ करता था, लेकिन फिलहाल कौन सा है सर? कंपनी एक्ट 2013। कंपनी लॉ अगर तुम पढ़ोगे फ्यूचर में जाकर सेकंड या थर्ड ईयर में, तो उसमें तुम्हें डिटेल में समझना होगा कंपनी के बारे में। बोला गया कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो अपने ओनर से, ओनर सर कौन है सर? शेयर होल्डर्स है, उससे वो अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। इसका परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कंपनी की फंक्शनिंग किसी व्यक्ति के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, ठीक है, ये आने जाने से इफेक्ट नहीं पड़ती है। ये चीज याद रखना। ये तभी कंपनी रुकेगी या फिर कंपनी तभी खत्म होती है जब आप वाइंड अप इसे कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो। एवरी कंपनी हैज इट्स कॉमन सील, मतलब उसका खुद का एक कॉमन सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू अ सर्टन कंडीशन। मतलब सर शेयर्स हम सिर्फ पब्लिक कंपनी में इनवाइट कर सकते हैं टू द नॉर्मल जनता, आम जनता, मतलब पब्लिक सब्सक्रिप्शन हम सिर्फ पब्लिक कंपनी में निकाल सकते हैं। लेकिन सर प्राइवेट कंपनी में सब्सक्रिप्शन निकालना अलाउ नहीं है। आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, या फिर आप बोनस इशू करके कर सकते हो, जो दोनों ही सेलेक्टेड ग्रुप्स को किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जनता के लिए आप सब्सक्रिप्शन नहीं निकाल सकते हो, वो बस निकाला जा सकता है पब्लिक कंपनी के। उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को मैनेज कौन करते हैं सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। The liability of a shareholder is limited up to the nominal price of share subscribed by one. अब सर यहाँ पे बात करें अगर लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी जो है वो किसी एक व्यक्ति की डिपेंड करती है कि आपने कितने शेयर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में ले रखी है। आपकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, सिचुएशन बहुत ही गंदा जाता है, उस टाइम आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज को टच किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लिमिटेड रहोगे अपने शेयर्स तक ही। अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा और डीप जाऊं तो बात करता हूं वेरियस टाइप्स के कंपनीज के बारे में। सबसे पहला यहाँ पे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 है, सब क्लॉज 68 है। कौन सा सर? एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि एक प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है सर? 1 लाख है। विच राइट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जहां पे आपको राइट नहीं होगा कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर पाओ। लिमिट रखा गया कि मेंबर जो होंगे वो 200 होंगे, एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशंस टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी। सिंपली यहाँ पे ये बोला गया कि आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं मंगा सकते हो। किसके केस में सर? प्राइवेट कंपनी के केस हो सकते हैं इशू सर, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट,
प्राइवेट प्लेसमेंट, साथ ही साथ आप बोनस इशू कर सकते हो, बोनस शेयर। बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी का सेक्शन दिया सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 कंपनी एक्ट 2013। एक पब्लिक कंपनी का मतलब ये है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख, और हायर कैपिटल में बी प्रिस्क्राइब्ड अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ अ कंपनी। सर यहाँ पे पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउ होता है, बिल्कुल पब्लिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अलाउ होता है। बात करूं 1% कंपनी की, तो इसका सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 62 है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्टेट्स ओपीसी इज अ कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन एज अ मेंबर होगा, ठीक है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 बताता है हमें ओनली ऑन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी, जो भारत के रेसिडेंट हैं वही ओपीसी फॉर्म कर सकते हैं। और ये बोला गया कि जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोला गया आप कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे अगर आप ओपीसी फॉर्म करते हो। अब बात करते हैं वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स। सर क्लासेस क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे, 2 ही होते हैं बल्कि, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर सर क्या होते हैं, जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब अगर आपकी कंपनी डिविडेंड अर्न करती है तो सबसे पहले जो डिविडेंड होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा। कैपिटल के रीपेमेंट की बात करूं तो सबसे पहले कैपिटल रीपेमेंट किनका हो रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा, यहाँ पे उनको ये एक प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन वही बात करो इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे इनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिल रहा होता है डिविडेंड के केस में और साथ ही साथ कैपिटल रीपेमेंट की केस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा राइट मिलता है डिविडेंड के केस में। और अगर मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले कैपिटल किनका रीपे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन दे रखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में। सबसे पहला बताया गया रिफंड ऑफ अ कैपिटल। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो इस साइड है इक्विटी शेयर, इक्विटी है, और यहाँ पे है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी वाइंडिंग अप के सिचुएशन में इक्विटी शेयर कैपिटल को कैपिटल तभी पे किए जाएंगे जब सारे रीपेमेंट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हो जाएं। जो भी रेसिडुअल अमाउंट होंगे, जो बचे हुए अमाउंट होंगे, उससे आप पेमेंट कर रहे होगे इक्विटी शेयर होल्डर को। वही बात करूं वाइंडिंग अप के सिचुएशन में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे किया जाता है बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड। डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड राइट इक्विटी शेयर को तभी मिलता है जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरी तरह से पे कर दो। कभी कभी तो मिलता भी नहीं। राइट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे कोई भी फिक्स रेट नहीं रखा गया, जैसे बोला ना मैंने कि कभी कभी मिलता भी नहीं है। अगर डिविडेंड आएगा तब उस हिसाब से रेट फिक्स किया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ये बेनिफिट मिलती है कि आपका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जैसे कि मान लो 9%। वोटिंग राइट्स की अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। क्यों सर, क्योंकि वो सारे ही रिस्क बॉर्न कर रहे होते हैं। ना ही इन्हें डिविडेंड मिलती है, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो ना ही इनके कैपिटल का रीपेमेंट होता है, ठीक है। लेकिन वही बात करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो ना ही वो डिविडेंड लेना छोड़ते हैं और ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि यार छोड़ दो कैपिटल का रीपेमेंट मत करो। तो जब सब रिस्क ये बॉर्न कर रहे हैं तो ओनर्स भी तो यही कहलाएंगे इक्विटी वाले। तो उस सिचुएशन में इनके पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया कि जो इक्विटी शेयर होते हैं वो नॉट रिडीमेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज रिडीमेबल होते हैं, ये चीज याद रखना। अब प्रेफरेंस शेयर्स के वेरियस टाइप दे रखे हैं। डिविडेंड के रेफरेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्यूमुलेटिव और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव के बारे में सिंपल मतलब बताऊं तो ये वैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जहां पे जो डिविडेंड होता है, अगर आपका डिविडेंड अरियर रह गया, अरियर सर क्या होता है सर, ड्यू रह गया पिछले साल में, तो वो आपको डिविडेंड नेक्स्ट ईयर दे दिया जाएगा। लेकिन सर जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होते हैं इसमें क्या बताया गया, विच डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव अरियर ऑफ अ डिविडेंड, डिवाइडेड नहीं है सर, डिविडेंड होगा यहाँ पे। जो भी आपके अरियर्स रह चुके हैं पिछले साल में, आपने डिविडेंड आपको नहीं मिले, तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर में आपको वो डिविडेंड मिल जाएंगे। इसके केस में सर नॉन क्यूमुलेटिव में,
लेकिन क्यूमुलेटिव में देखा जाता है कि जो भी अरियर वाले डिविडेंड होते हैं, ड्यू वाले डिविडेंड होते हैं, वो आपको पे आउट कर दिया जाए। पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूं तो दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग सर क्या हो जाएगा, वैसे शेयर्स जिनका फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, वो राइट कैरी करते हैं टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट अर्न करती है तो उन सिचुएशन में उन्हें एक फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा होगा आफ्टर प्रोवाइडिंग अ डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे जो भी रखा गया है वही रहेगा। कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर कन्वर्टेबल मतलब सिंपल बताऊं तो जिन्हें आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास वो राइट होगा, आपके पास वो ऑप्शन होगा। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिडम्पशन की सिचुएशन से अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या बताया गया कि दोज प्रेफरेंस शेयर्स द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द स्पेसिफाइड टाइम फॉर द रीपेमेंट और अर्लियर। रिडीम आप कर सकते हो। इररिडीमेबल क्या है सर, जिसे आप रिफंड नहीं ले सकते हो कंपनी के द्वारा अनलेस द कंपनी इज वाउंड। जब कंपनी वाउंड अप की सिचुएशन में जाएगी तभी आप उसका रिफंड ले सकते हो, ऐसे रिफंड नहीं ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, आगे और भी टर्म्स है, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये सारे टर्म्स दिए गए और कैपिटल रिजर्व। तो यहां पे मैं इसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तुम्हें पता ही होगा कि शेयर कैपिटल होता क्या है। कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो भी कैपिटल आप मंगा रहे हो शेयर्स इशू करके, उसे हम नाम देते हैं शेयर। बात करूं ऑथराइज्ड कैपिटल की, ऑथराइज्ड कैपिटल वो नॉमिनल वैल्यू है, इसे हम नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है, ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। मान लो लिख दिया गया कि आप 5 करोड़ के ही मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हो, तो बस वही आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। बात करूं इशूड कैपिटल की, इशूड कैपिटल क्या है सर, इशूड कैपिटल का मतलब है ये वो हिस्सा है, ये वो पार्ट है आपके ऑथराइज्ड कैपिटल का जो कि एक कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को फॉर दी सब्सक्रिप्शन। ये ऑथराइज्ड कैपिटल को कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती। कॉल्ड अप कैपिटल सर क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल का यहाँ पे मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी ने मंगाया हो फॉर द पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर। मान लो शेयर्स के वैल्यू थे, फेस वैल्यू थे 10 रुपए, ठीक है। तो पहला हो गया फर्स्ट कॉल, दूसरा हो गया, सॉरी फर्स्ट कॉल बोल रहा हूँ, एक मिनट। पहला हो गया सर एप्लीकेशन मनी, दूसरा हो गया अलॉटमेंट मनी, तीसरा हो गया फर्स्ट कॉल और लास्ट हो गया सेकंड कॉल। तो मान लो कंपनी ने, मान लो कैसे कैसे शेयर्स हैं यहाँ पे, 2, 2, 4, ठीक है, 2, 6 और यहाँ पे 4 डाल दिया। तो यहाँ पे जो कंपनी है एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगा रही है, एप्लीकेशन में 2 मंगा रही है, अलॉटमेंट में 2 मंगा रही है, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 4 मंगा रही है, तो टोटल 10 हो गए। तो मान लो कंपनी ने अभी तक मंगाया है अलॉटमेंट तक के पैसे या फिर फर्स्ट कॉल तक के पैसे मंगाया है, तो कॉल्ड अप कितने तक का सर हो जाएगा, 2 + 2 + 2, कॉल्ड अप सर 6 तक का हो। मान लो अगर कंपनी ने बस अलॉटमेंट तक मंगाया होता तो कॉल्ड अप कितना होता, 2 + 2 4 होता। पेड अप कैपिटल की बात करूं तो पेड अप कैपिटल वो पार्ट है हमारे कॉल्ड अप कैपिटल का जो कि मेंबर्स ने पे करे हैं कंपनी को। मान लो मैंने मंगाया फर्स्ट कॉल तक, अब जो हमारे शेयर होल्डर्स थे ए भाई साहब, उन्होंने बस अलॉटमेंट तक का ही पे करा, उस सिचुएशन में बोलेंगे हमारा कॉल्ड अप कैपिटल तो सर 6 है, लेकिन जो पेड अप हुआ है वो 4 ही है, क्योंकि ए भाई साहब ने अपने अभी 2 रुपए पे नहीं की। बात करूं रिजर्व कैपिटल की, तो ये आपका वो पार्ट है आपके इंक्रीज्ड कैपिटल का या फिर वो पोर्शन है आपके अनकॉल्ड शेयर्स का जो कि कंपनी नहीं मंगाती है। वो कब मंगाती है, वाइंडिंग अप के सिचुएशन में, जब कंपनी खत्म हो रही होती, बंद हो रही होती है, मतलब जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है तभी वो पैसे मंगाती है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का फेस वैल्यू है, कैसे कैसे बाइफर्केशन है, 2 रुपए, 4 रुपए,
₹2, ₹2, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसे है। मान लो कंपनी ने सिर्फ मंगाया फर्स्ट कॉल तक, ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने बोल दिया यार मुझे अब पैसे नहीं मंगाने हैं, मुझे अगर नीड होगी तब मैं वाइंडिंग अप के सिचुएशन में मंगाऊंगा, जब कंपनी बंद हो रही हो, तो उसे आप नाम दोगे रिजर्व कैपिटल, ठीक है। कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो ये आपका वो कैपिटल प्रॉफिट है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं रखते हो। होता है ना कि हम सर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ डिविडेंड, इसे आप बैलेंस शीट में एज अ रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर शो करते हो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा टास्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन नहीं बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में तुम्हें जाना है, सबसे टॉप पे मेरा कमेंट दिखेगा, मेरा इन द सेंस एग्जाम टाइम का कमेंट दिखेगा, वहां पे शेयर्स के 3 वीडियोस अटैच किए गए, 3 या फिर 4 छोटे छोटे वीडियोस अटैच किए गए। अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स नहीं बने हुए हैं या फिर अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर तुम्हें कंसेप्ट्स वापस से बनाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट तुम्हें थ्योरी रिवाइज करवाया है, तो तुम क्या करो, इन 4 वीडियो को फटाफट देख लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना वीडियो का, छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10 15 20 मिनट के वीडियोस हैं, चारों वीडियोस को निपटा दो अगले 1 से 2 घंटे में। तो जाके कमेंट सेक्शन में तुम उस लिंक से सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस में, लूप में वॉच कर डालो, मतलब देख डालो, तो शेयर का पूरा कंसेप्ट बन जाएगा यार, पूरा रिवाइज हो जाएगा, दोबारा पढ़ाने का मतलब नहीं बनता क्योंकि टाइम हमारे पास है लिमिट। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।